हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी भाषा के एक और नए उपविषय को, जिसमें आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, कौन कौन से इसके नियम हैं। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं। हमें पता है व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन हो, उनको मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। लेकिन नियमों में हम ये देखेंगे आगे कि इधर स्वर है और इधर व्यंजन है, तो ये उल्टा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। परिभाषा हमने देख ही ली है। जैसे जगत जमा नाथ क्या बन जाएगा? जगन्नाथ बन जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है बच्चों क्या कि इस पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है उसके नीचे हलंत लगा हुआ होता है। ये मोटी पहचान है इसकी। इसके अलावा अगर विशेषताओं की बात करें व्यंजन संधि की, तो इसमें वर्णों में हलंत लगा हुआ होता है, नियमों की भरमार होती है इस संधि में, और व्यंजनों के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में और पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है इस संधि में। और अलग अलग वर्णों के अलग अलग नियम भी देखने को मिल जाएंगे हमें, जैसे छ का नियम, तय का नियम, न का नियम, मैं का नियम और स का नियम। अलग अलग नियम भी हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए नियमों की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब देखिए, ये वर्ग है, वर्ग मतलब लाइनें हैं। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है और ये पांचवी लाइन है। इनको वर्ग कहा गया है। तो वर्ग के पहला वर्ण, ये पहला वर्ण है इस वर्ग का, और ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। तो क्या कहा गया? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में परिवर्तन हो जाता है पहले नियम के अनुसार। कैसे होता है देखते हैं। चलिए देखिए, दिक् जमा गज क्या हो जाएगा? दिग्गज। दिक् जमा दर्शन, दिग्दर्शन। दिक् जमा विजय, दिग्विजय। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे दी का तो दी आ गया, गज का गज लिख दिया, बीच में ये ग बन गया, यहाँ पे तो ग नहीं है। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? हमने इस क को ग में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ये क आधा था, नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए हमने इधर भी इस ग को आधा ही लिखा है। ठीक है। इसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं शब्द में दिक् जमा विजय क्या हो जाएगा? दिग्विजय। तो यहाँ पे भी क है, विजय का विजय लिख दिया और दी का दी लिख दिया, लेकिन हमने इस क को ग में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए, वाक जमा ईश क्या बन जाएगा? वागीश, है ना। तो ग तो यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। ये ग कहाँ से आया? क्योंकि हमने इस क को व्यंजन संधि के पहले नियम के अनुसार ग को किस में परिवर्तित कर दिया? इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर दिया। और तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा वर्ण ग होता है। क का तीसरा वर्ण ग है, च का ज है, ट का ड है, त का द है और मैं का ब है। ठीक है। तो ये जो पहले वर्ण हैं ये तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। उसके बाद देखिए आगे, सत्य जमा विचार क्या बन जाएगा? सद्विचार। यहाँ पे तय जो वर्ग है उसका तीसरा वर्ण कौन सा है? द है। तो तय किस में परिवर्तित हो रहा है? द में परिवर्तित हो रहा है। जैसे सत्य जमा विचार, सद्विचार। तो स का तो स लिख दिया हमने यहाँ पे, विचार का विचार लिख दिया यहाँ पे। ये द कहाँ से आया? ये द कहाँ से आया? क्योंकि हमने तय को द में परिवर्तित कर दिया व्यंजन संधि के पहले नियम के अनुसार। आप देख सकते हैं, बाकी उदाहरणों को भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। एक तरफ क्या है? तय है और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन है। देख सकते हैं यहाँ पे क है, पहला वर्ग है, पहला वर्ण है, और ये तय भी पहला वर्ण है। और जो पहला वर्ण है फिर वो किस में परिवर्तित हो गया? यहाँ पे ग में परिवर्तित हो गया। देख सकते हैं सभी में ग में परिवर्तित हुआ है। यहाँ जो तय है वो किस में परिवर्तित हो रहा है? द में परिवर्तित हो रहा है। इसको आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी तय है। ये देखिए, ये ट है, ट किस में परिवर्तित हो रहा है? ड़ में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ट का तीसरा वर्ण कौन सा है? ड़ है। तो यहाँ पे सट जमा यंत्र क्या हो जाएगा? षड्यंत्र हो जाएगा। यंत्र का यंत्र लिख दिया, षटकोण वाले से को स लिख दिया, और ये ट किस में परिवर्तित हो गया? इसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया, ड हो गया। ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं। और मोटे तौर पे अगर पहचान ट्रिक देखनी हो तो जिस वर्ण, जिस शब्द में जैसे आ जाएगा कि दिगंबर शब्द में कौन सी संधि है, तो जहाँ पर आपको बीच में, जहाँ से शब्द को तोड़ा जाता है वहाँ पे बीच में ग दिख जाए या फिर द दिख जाए या फिर ड़ दिख जाए, ग द और ड, ये तीन वर्ण दिख जाए
तो वहाँ पर आंख बंद करके आप व्यंजन संधि कर देंगे, क्योंकि व्यंजन संधि ही इसमें आती है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं, इस ट्रिक से भी आप शब्दों को पहचान सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है कि अगर टूटा हुआ कोई शब्द है और पूछा गया है कि जैसे दिक् जमा गज, इसमें कौन सी संधि है, तो जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है वह वर्ण आधा होता है, और आधा वर्ण व्यंजन संधि में आता है, व्यंजन वर्ण होता है। इसलिए इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। अगर शब्द पूरा है और उसमें ग द ड़ है तो वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और अगर किसी शब्द के नीचे, किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है तो वो भी व्यंजन संधि ही है। आगे देखते हैं दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इस नियम के अनुसार ये वर्ग है कैचट तपय, और इसके पहले वर्ण का इसमें परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये पहले वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी कि कै किस में बदल जाएगा, ड़ में, च ण में, ट ड़ में, और तै न में, और पै मै में बदल जाएगा। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे वाक जमा मैं क्या बन जाएगा, वाड़ में। अब यहाँ पे तो ड नहीं है कहीं भी, तो हमने वा का वा लिख दिया, यहाँ पर मैं का मैं लिख दिया। सिर्फ किसको बदला, कै को बदल दिया। किस में बदल दिया, पांचवें वर्ण में बदल दिया, ड़ में बदल दिया, है ना। तो ये ध्यान रखना है, कई बार कोई वर्ण पांचवें वर्ण में बदलता है और कई बार व्यंजन संधि में पहला जो वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदलता है, तो ये हमें देखना है। इसी प्रकार से दिक् जमा नाथ क्या बन जाएगा, दृढ़नाथ बन जाएगा। इसी प्रकार से सट जमा मुख क्या बन जाएगा, सणमुख बन जाएगा। आप देखिए इस शब्द में, देखिए यहाँ पे ट है, ट का पंचम वर्ण कौन सा होता है, ण होता है। क्योंकि यहाँ पे ट आधा है इसलिए यहाँ पे भी ये आधा वर्ण ही आएगा, इसलिए क्या कहलाएगा, षणमुख कहलाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तय किस में बदल रहा है, इधर सारे क्या है, ये तय है ना। और किस में बदल रहे हैं ये तय, ये किस में बदल रहे हैं, ये न में बदल रहे हैं, सब न में बदल रहे हैं। जैसे तय उन्मत्त क्या बन जाएगा, उत जमा मत क्या बन जाएगा, उन्मत्त। मत का मत लिख दिया पीछे और ऊ का ऊ लिख दिया, तय को किस में बदल दिया, न में। इसी प्रकार से तत् जमा में क्या बन जाएगा, तन्मय। बच्चों ये जो शब्द हैं, उन्मत्त है, तन्मय है, चिन्मय है, उन्नति है, सन्मार्ग है, सणमुख है, ये जो शब्द हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन शब्दों पे विशेष फोकस करना है। तो देख रहे हैं आप कि एक तरफ तो क्या है, हलंत लगा हुआ है और पहला वर्ण है और वो किस में परिवर्तित हो रहे हैं, वो ड़ में परिवर्तित हो रहे हैं, ण में परिवर्तित हो रहे हैं, या फिर न में परिवर्तित हो रहे हैं। तो जहाँ पर न मिले, जहाँ पर अण मिले बीच में और जहाँ पर ड़ मिले वो भी व्यंजन संधि होती है, आपको ये पहचान लेना है। ठीक है, और इसके अलावा हलंत लगा हुआ है, इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, समझ लेना। एक और बात बच्चों कि जब जैसे लिखा जाए कि जगत जमानात, तो इसकी संधि क्या होगी। तो संधि करने का आसान तरीका क्या है, हमने पीछे वाले शब्द को ऐसे कैसे लिख देना है, आगे वाले शब्द को ऐसे कैसे लिख देना। सिर्फ हमने क्या देखना है, इसका लास्ट वर्ण, पहले शब्द का लास्ट वर्ण और इधर का पहला वर्ण देखना है। तो यहाँ पर तय है तो हमने उसको न में परिवर्तित कर दिया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये जगत जमा माता क्या हो जाएगा, जग का जग लिख दिया और माता का माता लिख दिया, सिर्फ हमने तय को न में बदल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 3, व्यंजन संधि का 6 संबंधी नियम। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई मूल स्वर हो या कोई दीर्घ स्वर हो, यानी कि कोई भी स्वर आ जाए और उस स्वर के आगे 6 आ जाए, तो उस 6 से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। हमें पता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, हस स्वर भी कहा जाता है, और आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पे मूल स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, यानी कि कोई भी स्वर हो, उन स्वरों के आगे अगर 6 आ जाता है तो उससे पहले च लग जाता है। एक बात और नोट करने की है बच्चों कि ए और अह जो है वो स्वर नहीं है, ये अयोगवा हैं, क्योंकि इनकी गिनती न तो स्वरों में होती है और न ही व्यंजनों में होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, कोई भी हो, जैसे यहाँ तो क्या है, ई है,
इसमें ई रे में ई मिली हुई है, इसमें भी ई मिली हुई है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ऊ है, इसमें री है, इसमें आ है। तो एक तरफ तो क्या है, स्वर हैं, एक तरफ तो क्या है, स्वर हैं, और दूसरी तरफ क्या है, छह है। तो क्या कहा गया है, अगर एक तरफ स्वर हो दूसरी तरफ छह हो तो उस छह से पहले जब संधि करेंगे तो उससे पहले च लगा देंगे। च कैसे लगाएंगे, आधा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन संधि चल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सभी च में सभी छह के आगे क्या लगा हुआ है, च लगा हुआ है। जैसे परि जमा छेद, परिच्छेद, प्रति जमा छाया, प्रतिछाया, सब जमा छंद, स्वच्छंद, मुख जमा छवि, छवि, अनु जमा छेद, अनुच्छेद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। दूसरा मोटी ट्रिक क्या है पहचानने की, कि जहाँ भी आपको किसी शब्द के बीच में शुरू में और आखिर में नहीं, बीच में जहाँ पर च और छ इकट्ठे मिल जाएं, च और छ इकट्ठे मिल जाएं, च और छ, च और छ, च और छ, च और छ और च और छ इकट्ठे मिल जाए, वहाँ पर आंख बंद करके आपने व्यंजन संधि कर देना है, क्योंकि छ जो वर्ण है वो संस्कृत भाषा का वर्ण होता है। अगली जो संधि है बच्चों, अगला जो प्रकार है संधि, अगला जो नियम है संधि का वो है तय संबंधी नियम। इस नियम में क्या बताया गया है कि अगर तय के आगे, अगर किसी शब्द में तय के आगे च आ जाए चाहे छ आ जाए तो वो च बनेगा, ज आ जाए, झ आ जाए, ट आ जाए, ठ आ जाए, ड आ जाए, ढ आ जाए, ल आ जाएगा तो ल का ल ही रहेगा। लेकिन अगर ये आ जाते हैं, तय के बाद ये आ जाते हैं तो इनका दीर्घ रूप ही आएगा, यानी च, ज, ट, ड ही आएगा, ये छोटा रूप इनका नहीं आएगा। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे ये तय है तो क्या कहा गया है, तय के बाद ये सारे क्या है, तय के उदाहरण हैं। उत जमा चारण, उच्चारण बन जाएगा। जगत जमा छाया, जगत छाया बन जाएगा। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र बन जाएगा। यानी एक तरफ तो तय है और उसके बाद क्या आ जाए, क्या बताया गया है कि च आ जाए या छ आ जाए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, च आ रहा है, इसमें छ आ रहा है, तो च आ जाए चाहे छ आ जाए, वो किस में बदल जाएगा, वो च में ही बदल जाएगा। तो चारण का चारण लिख दिया यहाँ पे, ऊ का ऊ लिख दिया। बदला किसको, सिर्फ तय को किस में बदल दिया, आधे च में बदल दिया, क्योंकि यहाँ पे तय आधा है तो यहाँ पे भी च आधा ही होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो च छ आ जाए चाहे च छ आ जाए, या फिर जय और जय आ जाए तो वो भी जय में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, उज्ज्वल, और बच्चे बहुत बार गलती करते हैं और बोर्ड परीक्षा में ये हमेशा पूछा जाता है। उत जमा ज्वल कैसे लिखा जाएगा, इसको ये पूछा जाता है। तो इसमें दोनों जो जय हैं वो आधे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये एक तो आधा जय है ही और ये भी आधा ही आएगा, क्योंकि तय आधा है तो ये भी जय आधा ही आएगा। तो ज्वल का ज्वल लिख दिया, ऊ का ऊ लिख दिया, बीच का जो तय है उसको हमने जय में परिवर्तित कर दिया। क्यों कर दिया, तय को जय में परिवर्तित क्यों कर दिया, चौथे नियम के अनुसार अगर तय के बाद जय आ जाता है या झय आ जाता है तो वो जय में ही बदला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सज्जन शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में कई बार पूछते हैं। इसी प्रकार से उल्लास जो शब्द है वो भी कई बार पूछते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लास का हमने लास लिख दिया, ऊ का ऊ लिख दिया, और यहाँ पे तय की जगह हमने ल लगा दिया। तय की जगह हमने क्या लगा दिया, तय की जगह क्या लगा दिया, ल लगा दिया। तो क्या कहा गया है कि अगर तय के बाद ल है तो आधा ल ही आएगा, उसमें फिर कोई दूसरा वर्ण नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ भी ल है, यहाँ भी ल है, यहाँ भी ल है, तो उससे पहले ल ही आएंगे, तीनों में चेंज नहीं होंगे। जैसे उल्लास है, तल्लीन है, उल्लेख है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है चौथे नियम के अनुसार, कि तय के बाद, यानी कि किसी शब्द में तय के बाद इधर चाहे च आ जाए, चाहे ज आ जाए, चाहे ट आ जाए, चाहे ल आ जाए, तो उसका दीर्घ रूप ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चौथा नियम का दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि यदि तय के आगे श आ जाता है, शलगम वाला श आ जाता है, तो वो जो तय है वो च में बदल जाता है और जो श है वो छ में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, देखिए क्या कहा गया है कि तय के बाद अगर शलगम वाला श आ जाता है तो वो तय च में बदल जाता है, आधे च में बदल जाता है, और जो शलगम वाला श है वो छ में बदल जाता है। यही कारण है कि उत जमा शिष्ट में क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा, उच्छिष्ट लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पे छ कहीं भी नहीं है। तो इस नियम के अनुसार उसी प्रकार से तत् जमा शिव क्या बन जाएगा, तत्शिव। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पूछता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। उत जमा श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी छ छ आ रहा है
मैंने बताया था कि पहचान है जहाँ पे च छ इकट्ठे आ जाएं, आँख बंद करके वहाँ पे कौन सी संधि कर देनी है आपने, अपने व्यंजन संधि कर देनी है। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या है, तय है, और दूसरी तरफ शलगम वाला श है, र है, तो शलगम वाला श आ जाए वो छ में परिवर्तित हो जाता है। श्र भी और आधा श भी, ये सब छ में परिवर्तित हो जाते हैं इस नियम के अनुसार। इसके बाद है बच्चों पांचवा नियम मैं संबंधी है। क्या कहा गया इसमें, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों, तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, टच करती है, तो उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है, 25 है ना। तो जिस हिस्से को टच करती है उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। जैसे जो क वर्ग है वो कंठ में के ऊपर हमारी जीभ टच करती है, या तालू पे करती है, या मूर्धा पे करती है, दंत पे करती है, ओष्ठ पे करती है, इन वर्णों में ओष्ठ पे करती है, तो उनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो व्यंजन संधि के 5वें नियम के अनुसार यदि मैं से आगे कोई स्पर्श व्यंजन है तो मैं के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। यानी कि एक तरफ तो क्या बताया गया है, मैं हो, और दूसरी तरफ स्पर्श व्यंजन हो, यानी कि जो 25 व्यंजन हैं हमारे कचट तपय के, वो सारे में से कोई भी आ जाए तो क्या कहा गया है, उसी वर्ग का जिसका ये है उसी का पंचम वर्ण। जैसे च का पंचम वर्ण क्या है, च छ ज झ न, तो ये पंचम वर्ण आ जाएगा बिंदु के रूप में ऊपर। इसी प्रकार से ट का पंचम वर्ण अण होता है तो वो अण आ जाएगा इधर। इसी प्रकार से त का पंचम वर्ण न होता है, त थ द ध न, तो इसमें पंचम वर्ण न आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो फिर उसका पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मैं का ये नियम है। इन उदाहरणों से भी आप समझ सकते हैं। जैसे सम जमा कलन क्या हो जाएगा, संकलन हो जाएगा। क का पंचम वर्ण ये है। इसी प्रकार सम जमा गति क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। सम जमा पूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। परम जमा तु क्या हो जाएगा, परंतु। सम जमा विधान क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। व्यंजन संधि का जो 5वां नियम है मैं संबंधी, उसका दूसरा जो भाग है वो क्या कहता है कि यदि मैं के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन हो, यानी कि ये रेलवे हो या फिर श हो, तो मैं बिंदु के रूप में यानी अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। यानी कि या तो ये रेलवे हो या फिर श हो, ये इनमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाता है मैं के बाद तो मैं किस में बदल जाता है, बिंदु के रूप में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सम जमा सार क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं है, मैं के बाद एक तो स है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे र है, तो स र ये है, और ये किस में बदल गए सारे, पंचम वर्ण में, न में बदल जाते हैं सम के बाद। तो इस प्रकार का ही नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि मैं के बाद दोबारा मैं आने पर मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इधर भी मैं है और इधर भी मैं है तो इस मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आधे का आधा ही लिखा जाएगा। यही कारण है कि हम सम्मान को सम जमा मान ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार से सम्मति सम जमा मति सम्मति हो जाता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 6 ये क्या कहता है, इसमें स संबंधी नियम है। इसमें क्या कहा गया है कि ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे यदि स आ जाता है, किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे यदि स आ जाता है तो अधिकतर स षटकोण वाले स में बदल जाता है। सड़क वाला स षटकोण वाले स में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, उदाहरण देखते हैं। क्या कहा गया है, ए और ई को छोड़कर, यानी कि इधर ई है ना, और इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर ऊ है, इधर ऊ है, यहाँ पे भी ऊ है, यहाँ पे ई है, तो ई और ऊ है इधर, और दूसरी तरफ क्या है, स है। सेक, सम, सेद, संगी, सुप्त, समा, साद, यहाँ पे स है। तो एक तरफ तो क्या है कि स्वर हैं, किसको छोड़कर, ए और आ को छोड़कर के कोई स्वर है, और दूसरी तरफ सड़क वाला स है। तो क्या कहा गया, अगर ऐसा मेल होता है तो फिर ये सड़क वाला जो स है ये षटकोण वाले स में बदल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी षटकोण वाला स है, यहाँ पे भी, 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 सब में क्या है, षटकोण वाला स आपको दिखाई दे रहा है। किसकी जगह, ये सड़क वाले स की जगह। सड़क वाले स की जगह षटकोण वाला स क्यों आया, क्यों, इस नियम के अनुसार ये कहा गया है कि इधर तो स्वर हो और इधर स हो। ऐसा अगर मेल होता है तो जो सड़क वाला स है उसको हमने
षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देना है। इसके बाद है बच्चों नए संबंधी नियम। नए संबंधी नियम में क्या कहा गया है कि जब त्र, र और श के बाद न आ जाए और इनके बीच में कोई भी स्वर आ जाए तो कैवर्ग पैवर्ग अनुस्वार यह वह है में से कोई भी वर्ण आ जाए तो उसका न का अणय हो जाता है। क्या कहा गया है, देखिए मैं समझाती हूँ आपको कि एक तरफ तो क्या हो, त्रय हो, र हो और षटकोण वाला श हो। देखो यहाँ पे षटकोण वाला श आपको दिख रहा है, यहाँ पे र दिख रहा है, यहाँ पे भी री दिख रहा है, यहाँ पे भी र दिख रहा है। तो एक तरफ तो ये हो और दूसरी तरफ क्या हो, न हो। ये देखो न आपको दिखाई दे रहे हैं, लास्ट के वर्ण जो हैं वो आपको न दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई स्वर आ जाता है, कोई स्वर आ जाता है, जैसे ये है, ये है, ये आ है, ये आ है ना, है, तो बीच में एक तरफ तो न हो और दूसरी तरफ क्या हो, त्र र स में से कोई हो, तो इनके बीच में कोई स्वर हो और इधर न हो तो वो जो न है लास्ट का वर्ण है वो अणय में परिवर्तित हो जाता है, न का अणय में परिवर्तन हो जाता है। जैसे भर जमा अन्न क्या हो जाएगा, भरण हो जाएगा, राम जमा अयन रामायण हो जाएगा, परि जमा मान परिमाण हो जाएगा, ठीक है, त्रय जमा मान प्रमाण हो जाएगा, भूष जमा अन्न क्या हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, कृष्ण जमा न क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। इसके बाद बच्चों आखिरी नियम है व्यंजन संधि का ट और ठ संबंधी नियम। इसमें क्या कहा गया है कि यदि स के परे त और ध हो तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आता है, त की जगह ट हो जाता है और ध की जगह ठ हो जाता है। जैसे आकृष जमा त, तो ये जो त है ये किस में बदल जाएगा, ट में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, व्यंजन संधि के 8वें नियम के अनुसार। इसी प्रकार से तुष जमा स क्या बन जाएगा, तुष्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे व्यंजन संधि कुछ नियम। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, तीसरी बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ऐसे कोई बहुत मुश्किल